वाटर का दोनों 5 ग्राम ईच है। चलो 5 ग्राम 5 ग्राम, ठीक है। आगे चलो, वाटर का कितना 30, इनिशियल 30 है ना, और ये अंडरस्टूड ही है, जीरो ही होएगा है ना, क्योंकि और कुछ देता नहीं होना। कि देता है -20 है, तो फिर ठीक है। ये ना देता हो इसमें अंडरस्टूड ही है, जीरो लेना। अच्छा आगे चलो, फाइनल टेंपरेचर निकालना है, फाइनल मिक्सचर का निकालना। गिवन होर की है, वाटर को नेग्लिजिबल लेना हैं, वाटर इक्विवेलेंट कैलोरी, मतलब जो वाटर हम नेग्लिजिबल ले रहे हैं कैलोरीमीटर में, पूरा पढ़ द्वारा। assume water equivalent of calorimeter to be negligible। हाँ हुन वाटर इक्विवेलेंट का की मतलब है, वो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप थ्योरी वाले पोर्शन च स्किप कीती सी ताकि न्यूमेरिकल नाल ही समझ लईए। देखो हर चीज जिहड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, कोई भी मटीरियल दी बनी हो सकती है ना, और जदों वो बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी, और अगर हीट एब्जॉर्ब करते उस बॉडी का स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो अंडरस्टूड है कि चेंज होएगा टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर चेंज होएगा तो उस बॉडी ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की और टेम्परेचर चेंज हो गया, दोनों का रिलेशन कितों पता लगता पुत्र? असी फटाफट आ फार्मूला यूज कर, ये एम की है पुत्र, उस बॉडी का मास है, सी की है केदी जिन्हें हीट एब्जॉर्ब की उस बॉडी की ओदी स्पेसिफिक हीट है, और वो जी सी है ना, जिस बॉडी की स्पेसिफिक हीट है वो डिफरेंट मटीरियल्स ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, डिफरेंट है ना, ठीक होगी गल। हुण जदों मैनू कोई कहे कि एक मेटल बॉडी है से कॉपर दी बनी है, तो इस बॉडी नू हीट दी गई, इस बॉडी का मेटल बॉडी कॉपर दी जो बनी है उसका मास है 5 ग्राम सपोज, और हीट एब्जॉर्ब करन दे उसका टेम्परेचर चेंज कर गया, इंक्रीज हो गया बाय 10 डिग्री सेल्सियस, तो दसो कितनी हीट एब्जॉर्ब की होएगी इस बॉडी। हुण मैनू बॉडी का मास पता कितना 5 ग्राम, कितना टेम्परेचर चेंज होया 10 डिग्री सेल्सियस, स्टेटमेंट दिता सी पता लग गया। तो मैं हीट कैलकुलेट करने लिए mc डेल्टा थीटा च m कितना लवांगा 5 ग्राम, डेल्टा थीटा 10, c की लवांगा स्पेसिफिक हीट केदी बॉडी दी कादी बनी हुई है, केड़ा मटीरियल बोलिया सी मैं, कॉपर, कॉपर क्या मान लो, तो मैं की करांगा जे नहीं भी दिता गूगल खोलांगा है ना, तो पुट करांगा भी मैंने दसिया जाए स्पेसिफिक हीट कितनी है कॉपर दी, उन्हें दस देना, बुक्स भी है वहां ना, तो उतो पता लग जाना सी भी, तो एम सी डेल्टा थीटा, तो क्यू निकल आएगा। हुण बेटा इत्थे एक टर्म आ रही है जिसनों असीं कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। देखो हुण अगर मान लो मैं थानू कहा सी मेरे कोल एक बॉडी है जिसका मास कितना दसिया सी 5 ग्राम, ਉਹਦੇ मटीरियल का नाम भी दसता सी कॉपर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ कॉपर ਨੂੰ हटा देने हैं, मान लो वो मटीरियल ए है, कोई भी मटीरियल है, जनरल गल करन लगे, तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मास है वो 5 ग्राम मैनू पता वा, ते मटीरियल ए है, तो हुण मैं ए दी स्पेसिफिक हीट यूज करांगा, फिर वही नेट तो पता लग जाएगी, बुक्स तो लग जाएगी पता, तो हुण मैं क्यों निकाल सकदा, ठीक है। पर उन्हें की कीता, उन्हें क्या कि ये जिहड़ी बॉडी है ना,
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ A ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਾ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 20 ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ A ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ A ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ A ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ A ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, और अगर मान लो इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करवाना सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस मान लो, तो हीट कितनी देनी पड़ेगी? mc डेल्टा थीटा, m 5 ग्राम, c a दी स्पेसिफिक हीट ते डेल्टा थीटा 1 चेंज 1 है ना, वो लवांगे। पर इस बॉडी की वाटर इक्विवेलेंट कितनी दिती है? 20 ग्राम। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ m ਕਿੰਨਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ c ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ? ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉਨੀ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ Q ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ C ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ? ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚ। तो ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ, तो ਜੇ ਪੈਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ C ਨਾਮ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਉਚਾਈ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ 4 ਪੈਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ है ना, तो एक पेन आ ਜਿਹੜਾ पेन है ਇਹਦੀ अगर ऊंचाई C है तो ਇਹਦਾ मतलब बोर्ड ਦੀ ऊंचाई कितनी है? 4C ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ C 1 मीटर है या 50 सेंटीमीटर है, तो बोर्ड ਦੀ लंबाई की है, ऊंचाई की है 4 × 50 सेंटीमीटर। कंपैरिजन हो गया ना ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। तो ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟ ਐਂਡ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ Q ਕੱਢਣ ਲਈ mc ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਚ m ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਤੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਰਤੋ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ mc ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ, ਬਟ m ਕੀ ਵਰਤਣਾ? ਉਹਦਾ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ, ਤੇ c ਕੀ ਵਰਤਣਾ? ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ? तो ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੌਰਬ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ਉਹਦਾ m ਕੀ ਹੈ? नेगलिजिबल, 0। तो जे m 0 है तो q भी 0, मतलब सारी हीट किनु जा रही है? सारी हीट पानी और आइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ एक्सचेंज हो रही। तो ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, पर ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। तो वाटर इक्विवेलेंट लिखो पुत्र, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ a given body represents water equivalent of given body represents amount of water which will absorb
which will absorb the same amount of heat as the heat is absorbed by the given body for the same change in temperature. For the same change in temperature. ठीक है, ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, किलोग्राम, मास है ना, किलोग्राम होएगा, तो सीजीएस ग्राम हो जाएगा, वाटर स्केलर क्वांटिटी है। हुण पुत लिखो रिलेशन बिटवीन हेडिंग लिख लो, रिलेशन बिटवीन water equivalent and specific heat of the body. ठीक है, तो गिवन बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट होएगा और गिवन बॉडी का मास भी होएगा, गिवन बॉडी की स्पेसिफिक हीट भी होएगी, आपस की रिलेशन है वो दसन लई लिखो, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m be heated through temperature डेल्टा थीटा। तो मान लो एक बॉडी है जिसका मास m है, कितना टेम्परेचर चेंज होया, डेल्टा थीटा। सो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी कितनी हो गई पुत्र, mc डेल्टा थीटा। mc डेल्टा सी की है स्पेसिफिक हीट ऑफ गिवन बॉडी, है ना। तो अगली लाइन जो लेट ओमेगा भी कह सकते हैं या डब्ल्यू भी कह सकते हैं, लेट ओमेगा बी द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी, गिवन बॉडी। तो अगर जिस बॉडी की असी गल कर रहे हैं ਉਹਦਾ वाटर इक्विवेलेंट ओमेगा वा, देन Q कितना लिखा जाऊगा, मास की जगह वाटर इक्विवेलेंट यूज होगा और C की जगह स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ते टेम्परेचर चेंज उतना ही रखना जितना बॉडी का होया, है ना। और ये दोनों हीट्स की होंगी, दोनों तरीके ना कटी हीट बराबर आएगी। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 तो है ना, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ स्टेटमेंट हो गई, ये अगले न्यूमेरिकल किते यूज हो सकती है। बट आओ वापस ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ है वो तो देखो, ध्यान दिओ जरा। थीटा की वैल्यू कितनी आ सकती है, ਜਦੋਂ भी दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर वालियां थर्मली कॉन्टैक्ट च रखते हैं ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, 30 ਤੇ -20 ਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, कोई कुछ भी आ सकता।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ थीटा मान लिया, ठीक है। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ थीटा 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀਟ लॉस होया ना। ਹੁਣ ਇਹਦਾ लॉस कैलकुलेट करना शुरू करिए ਆਪਾਂ। तो ਇਹਦਾ लॉस कितना होया, क्योंकि पानी 30 तो थीटा पहुंच गया, की होया हीट स्टेट तो नहीं ना चेंज हुई, तो एम सी पानी दी और थीटा कितना लिखांगे, डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल। पर इतने लॉस है तो बाहर माइनस लिखांगे और बाहर माइनस नु अंदर ले जाइए ताकि बन गया थीटा माइनस 30 माइनस, है ना, इज इक्वल टू और ए हीट के नु मिली आइस नु। हुन ए हीट की कर सकती है, की पॉसिबिलिटी है पुत्र, पहला था आइस तक -14 तो 5 ग्राम, तो पहला टेम्परेचर -20 तो 0 लेके आएगी। हुन स्पेसिफिक हीट कितनी होती है आइस की, 0.5 कैलोरी, और टेम्परेचर चेंज 20 डिग्री, क्योंकि प्लस फिर की कर सकती है, फिर मेल्ट करेगी m इंटू एल एफ कितना था 80 कैलोरी, प्लस और की कर सकती है ना, 0 तो थीटा तक ले आ सकती है, स्टेप्स सोचने पैने। तो m कितना 5 ग्राम, क्योंकि हुण 5 ग्राम आइस का पानी बन चुका, तो हुण इत्थे स्पेसिफिक हीट इनटू थीटा माइनस 0 आ गया ना, ठीक है पुत्र। देखो थीटा कितना है, 150 minus 5 theta is equal to 50 plus 400 plus 5 theta, यही बन गया। देखो कितना आया है, tan थीटा इज इक्वल टू -300, थीटा कितना आ गया -30 डिग्री। गल सुनी जाइए, यही आया। 450 इधर आ गया, आ वाला इधर चला गया, पर ये तो बड़ी बड़ी अनएक्सेप्टेबल आंसर नहीं आ गया। इतना कितना हो सकता भी, टेम्परेचर रेंज तो बाद चला गया था, आना तो विचकार चाहिए सी, है ना, ਇਹਦਾ मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। दोबारा रीस्टार्ट करना पैना, रीस्टार्ट करना पैना। तो ये पता कदों होनी, ये प्रॉब्लम उदों आनी है जदों एक बॉडी ने हीट गेन करनी है, दूसरी का लॉस होना, और जदों बॉडी ने हीट गेन करनी है तो उसकी स्टेट भी चेंज होनी है टेम्परेचर के नाल, उत्थे ये प्रॉब्लम आनी आनी। तो हुण ये अनएक्सेप्टेबल है, इसदा मतलब ये आंसर नहीं लेके आना, आंसर इन्हां दे विच रेंज दे विच आना चाहिए सी, वो नहीं आया। हुण रीस्टार्ट करन लगे, इसदा मतलब तुहानूं की मनना पैना पुੱਤ, हुण मनना पैना कि पूरी दी पूरी आइस मेल्ट ही नहीं हो पाई। जे एक वैल्यू ना तुहाडी
इस रेंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਇੱਕੋ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਜੇ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੀਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਈਸ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਦਰ ਵੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀਟ ਗੇਨ ਕੀਤੀ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -20 ਤੋਂ 0 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बर्फ ने पिघलना शुरू करना, पर पूरी बर्फ ना पिघल पाए, है ना। तो जे ना पिघल पाए तो फिर इत्थे की लेना पैना आपां नूं, बर्फ दा वो मास जिहड़ा पिघल सकदा। तो वो की है ML, ठीक है। पर नाल ही गल सुन लो, जिहड़ी गल समझाना चाह रहे हैं, जदों पानी और बर्फ आपस में मिलके पानी तो आई हीट बर्फ नू पिघला रही है, तो जे बर्फ नू पूरा नहीं पिघला पाती, मेल्ट नहीं कर पाती, तब तक पूरे सिस्टम का फाइनल टेंपरेचर थीटा नहीं 0 डिग्री सेल्सियस रहना। समझ गए गल नू। मतलब हुण जदों पहली आपां ऑप्शन जनरल मान के सॉल्व करने की कोशिश की, जो आपां नू जनरली दसिया गया, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਥੀਟਾ ਉਹ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਔਰ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो इस करके फिर साडा थीटा अंडरस्टूड है कितना हो गया 0 डिग्री। और आज जो 0 डिग्री है तो आप दस सकते हैं कि बर्फ का कितना मास पानी बनया तो कितनी हाले बर्फ रह गई है, ये भी पूछा जाता। तो हुण साडा आंसर कित्थों आना 150, इधर कितना आया 50 प्लस MLF, 100 इज इक्वल टू MLF, M आ जाना कुछ 100 ओवर LF 80 है ना। मतलब 5 ग्राम चो ना सिर्फ 1.25 ग्राम ही बर्फ पिघल पानी है इस पूरे कंसेप्ट में। और फाइनल टेम्परेचर कितना रहना 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं हो पाई तो सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहना। और उस केस च समझ आई गल। दोबारा सुनो, इसे गल नूं घुमा के कई तरह नाल पूछ सकदा। बंद हो गई। हुण जेड़ा इक्विलिब्रियम आया ना पुत, तो इहदे विच 5 ग्राम पहला पानी सी ते स्टार्टिंग 5 ग्राम आइस सी। जदों थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया तां 5 ग्राम पानी तो ओरिजिनल तो हैगा ही है, जेड़ा बर्फ दी मेल्ट होने तो बनया पानी 1.25 होगी तो पानी बन गया ना। तो फाइनली हुण 6.25 ग्राम पानी होएगा सिस्टम च, तो बर्फ कितनी होगी 3.75 ग्राम। और फाइनल टेम्परेचर कितना हो 0 डिग्री। अच्छा हुण तुसीं कहोगे सर भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ, मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਥੀਟਾ ਕੱਢੀਏ, ਜੇ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀਟ ਲਾਸ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ नोट कर लेनी है। कितना कर लेनी है हुण देखियो, तो आंसर कढ लिया आपां, इहनूं भुलना नहीं। हुण मैं दसदा कि इसे न्यूमेरिकल नूं मैं इदां भी सोच सकदा वां
ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਪਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਔਰ ਆਈਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री मान लेना, रफ मान लेना 0 डिग्री। जिथे भी पानी और आइस का कॉम्बिनेशन आ गया ना, उत्थे रफली दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना मान लेना, फाइनल टेम्परेचर कितना मान लेना 0 डिग्री। तो ਇਹਦਾ हीट लॉस कितना होएगा, m c ਤੇ डेल्टा थीटा तो 150 कैलोरी आ गई पानी वालों, ठीक है। तो इतनी हीट अवेलेबल है। अच्छा फिर कितना सोचना कि ਜਿਹੜੀ बर्फ है ਉਹਨੂੰ -20 ਤੋਂ 0 ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 5 × 0.5 × 20 प्लस पूरी बर्फ ਨੂੰ रफ सोच रहे हैं, पूरी बर्फ ਨੂੰ मेल्ट होने ਲਈ कितनी हीट चाहिए है, मास इंटू 80 कितनी बनी पुत्र 50 प्लस तो पूरा मेल्ट होने ਲਈ इतनी हीट चाहिए है, अवेलेबल इतनी है। ਇਹਦਾ मतलब अवेलेबल हीट घट है ना, चाहिए ज्यादा सीगी। इट मीनस कंप्रोमाइज कितने होगा, फिर सहमति होनी है भी पूरी आइस मेल्ट नहीं हो पानी, तो जो पूरी नहीं मेल्ट हो पानी ਇਹਦਾ मतलब आ पोर्शन तक सही पूरा रहूगा कि ਜਦੋਂ आइस का टेम्परेचर -20 ਤੋਂ 0 तक गया तो आ पोर्शन च फिर पूरी आइस ਨੂੰ मेल्ट होने ਲਈ हीट नहीं चाहिए, कितनी चाहिए है m मास ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ तो फिर ਆਪਾਂ आ ਤੇ आ इक्वेशन इक्वेट कर लें, ठीक है। इधर रफली जब डायग्राम बना के कैलकुलेशन करके करना। एक और आगे क्वेश्चन ये कर लिया सी नोट, इतना नहीं सी पहला, नहीं आके पहला वाला हाँ। हुन बोलो क्वेश्चन नंबर 9 बोलो। तो बोल दृष्टि, water falls through a height of 250 meters, assuming the whole of the energy due to the fall is converted into the heat. Calculate the rise of temperature of water. ਹੁਣ देखो, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ 250 meters. 250 ਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਬਣਨੀ, ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀਟ ਬਣ ਜਾਣੀ है ना। तो पहले आप देखिए भी कितनी ऊंचाई तो नीचे आया, मतलब स्टार्टिंग चो दी पोटेंशियल एनर्जी कितनी सीगी mgh मैकेनिक्स दा है ना। हुन ये जिहड़ी एनर्जी है कादे च कन्वर्ट हुई, हीट च, वो भी पूरी देखो पढ़ के देखो हुई कि नहीं। हाँ हुन आ देखियो पुत्र, तो अवेलेबल एनर्जी mgh ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੀਟ ਚੋਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ એનર્ਜੀ mgh ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, तो हीट ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੀਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ q mgh ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 50% ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 80% ਹੋਈ तो आ ध्यान रखना बस। तो हुन Q का संबंध है mc डेल्टा थीटा नाल, तो Q mc हीट वालों Q आ गई साडे को, तो mm कट्टे गए, डेल्टा थीटा की लिखोगे gh बाय c। हुन बॉडी केड़ी है पानी, तो c केदी आनी पानी दी स्पेसिफिक, g पता ही है h भी गिवन है, बट ਇਹਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ g ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ SI च, H कितना लेना SI च 250 मीटर, ਇਹਦਾ मतलब C ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕੈਲੋਰੀ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ 4200
है ना जूल पर केजी वाला ले लियो ਉਹਦੇ ਨਾਲ आंसर आएगा ਤੁਹਾਡਾ समझ आई गल नाइन्थ हो गया पुत्र 10th पढ़ो ऑन स्टेटमेंट ये एफर्ट्स करने पैने हैं डरिया ना करो न्यूमेरिकल तो हसदी है टाइम नहीं ना देते माइंड डर लगना और गल थोड़ी कोई फेस करना ही पैना कि नहीं पढ़ो तू पढ़ इवानी Solid materials of variable heat are they constant rate. The temperature of the material is changing with the heat input as shown in figure. Study the graph carefully and answer the following questions. What is the horizontal region between A, B and C? देखो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਓ ਹੁਣ ग्राफ की शेप देखनी शुरू करिए ਆਪਾਂ इस तरफ हीट है पुत्र और इस तरफ टेम्परेचर है एक मिनट दिखाएंगे ए बी सी डी सॉलिड मटेरियल है ना समझो ओ ते सॉलिड है हीट मिलनी शुरू हुई टेम्परेचर की हो रहा इंक्रीज ਇਹਦਾ मतलब O तो लेके A तक की रहेगा सॉलिड रहेगा पर A तो B तक हीट मिल रही है सॉलिड ਨੂੰ ਹੀਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ तो ਇਹਦਾ मतलब B तक आने आने स्टेट की हो गई सॉलिड तो बाद लिक्विड ही है ना तो ये लिक्विड पोर्शन आ गया B तो C ਤੇ C तो बाद फिर टेंपरेचर कांस्टेंट का मतलब वेपराइजेशन हो रही है तो D तो बाद की आ गया वेपर्स है ना वेपर्स ही आ गए सॉलिड लिक्विड वेपर्स पूछया की है दसो पहले पार्ट की पूछया की रिप्रेजेंट करते हैं ये है मेल्टिंग प्रोसेस ये है बॉइलिंग प्रोसेस है ना और की पूछा CD is equal to 2AB है हाँ कोई गल नहीं आ देखो पुत्र CD is equal to 2AB ये कंडीशन देती है हम गौर नाल देखो गल कुछ भी नहीं है थ्योरी पढ़ी हुई है पर जिन्हों याद नहीं ਉਹਦੇ ਲਈ मुश्किल है काम आ हीट ने की कीता वा मेल्ट करता तो हम देखियो
ਆ ਹੀਟ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੀਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ ਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ MLF AB ਦੀ ਹੀਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਮਾਸ ਇਨਟੂ LF और CD वाली हीट वो जुड़ी है मास इनटू लेटेंट हीट मतलब इस बॉडी दी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नालों डबल है ये कह रहे आप नेक्स्ट बुक हाँ स्लोप ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਿਓ ਇਧਰ ਆਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ OA ਵੱਲ ਆ ਜੂਗੇ DE ਵੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ DA ਵੱਲ ਆ ਜੂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਆ ਲਓ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੀਟ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ change in temperature इधर ले आओ ना इधर इधर आ गई है हीट और आ गई है change in temperature ठीक है अच्छा हुन इधर आओ हुन आ क्वेश्चन तो चलो हो गया साडा हीट ਤੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ mc ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਬਾਈ q ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 1/mc ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ slope is equal to 1/mc है ना ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਔਰ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਜੋ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ क्या ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਲਾਈਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੈ मतलब लाल वाली लाइन दी स्लोप ज्यादा वा ध्यान नाल देखो है ना ਇਹਦਾ मतलब D ਤੋਂ E तक स्लोप की है ज्यादा मैं के लिख देना एक स्लोप ਇਹਦੀ D ਤੋਂ E तक ਦੀ ਇਹ ज्यादा ਵਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ स्लोप ਕਿਹੜੀ O ਤੋਂ A तक B तो C भी लिख सकता हाँ वो कंपैरिजन ही करना जितना मर्जी करके देखो मैं इंफॉर्मेशन दस रहा था ठीक है बुद्ध हुन स्लोप के बराबर है 1/mc केड़ी स्टेट है D तो E वेपर B तो C केड़ी स्टेट है बुद्ध लिक्विड तो जे 1/c वेपर ग्रेटर देन 1/c लिक्विड है ਇਹਦਾ मतलब c लिक्विड मतलब ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਫ ਚ फिर तिन्ना दी स्पेसिफिक हीट तीनों स्टेट च सेम है तो इदा इंटरप्रेट करना आना चाहिए गल कुछ नहीं है थ्योरी च सब कुछ पढ़िया वा पुत्र रिलेट करना आना चाहिए और कुछ पूछा देखो वो तो दस ही देता था कितना करना बस वो डायग्राम ते निगाह रखनी है क्योंकि एक तो बुक बनी सी फिर ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ
ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਸਲੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ? गला खराब बोल नहीं आ रहा तुम The ratio of densities of एक मिनट हाँ। हाँ ये भी स्पेसिफिक ज्यादा जी स्टेट किस तरह कंपैरेटिवली मुश्किल ही होता है पानी की भी टाइम ज़्यादा है ना 1 कैलोरी हमारी 0.5 ऑलमोस्ट सेम ही होएगा। बाकी क्वेश्चन बना ली था जितना मर्जी वो कर सकता हुआ जनरली, बट टाइम हो गया जल्दी होने लग गया होने सर्दियाँ आ गई जाओ जाओ फिर तू पढ़ निहारिका आ देख कितने करा के क्वेश्चन हाँ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬੋਲ दोबारा बोल हूँ The ratio of densities of two bodies is 5. हाँ रुक जा स्टेप बाय स्टेप डेंसिटी इज द रेशियो 2 5 6 है 5:6 है आगे बोल Your specific heat in the ratio 3:5. स्पेसिफिक हीट द रेशियो 3:5. 3:5 है The ratio of the total capacities per unit volume. हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा एक ਹੁੰਦਾ ਕੋ थर्मल कैपेसिटी याद है mc ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ठीक है पर ਉਹਨੇ थर्मल कैपेसिटी ਜਦੋਂ पर यूनिट वॉल्यूम किया मैं वॉल्यूम करता तो मास ओवर वॉल्यूम गल बन गई तो ਹੁਣ ਆ देखियो थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम फर्स्ट दा ते थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम सेकंड दी रेशो ρ1 c1 ρ2 c2 आ गई ρ1 ओवर ρ2 5/6 है c1 ओवर c2 3/5 है तो 15/30 1/2 आ गया आंसर है ना ठीक है तू पढ़ा सा If a mass of ice at 0 degrees Celsius is mixed with an equal mass of water, what is the temperature of the mixture? If the initial temperature of water was 100 degrees Celsius, 10 degrees Celsius, how much ice has melted in each case? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆ ਦੇਖਿਓ हो गया नोटबुक क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 12 पानी ਦੇ ਨਾਲ आइस पानी और आइस का मास बराबर ही है ना एम ए कैपिटल एम कर लेने आप चलो अच्छा आइस का टेम्परेचर की है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस ते पानी का इनिशियल दो दिते केस ना 100 भी 10 भी 10 आप कर लियो 100 करा देना ना 100 डिग्री सेल्सियस ते थर्मल इक्विलिब्रियम थीटा आ गया
आ गया। पर ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਔਰ ਆਈਸ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਫ ਦੇਖੋ, ਰਫ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਰਫ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮਾਈਨਡ ਚ 0। तो पानी ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 0 ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੀਟ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ m स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू 100 है ना। दूजे पासे पूरी आइस ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ mlf lf ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 80 तो mm ਕੱਟੇ ਗਏ है ना। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੂਰੀ ਆਈਸ मेल्ट हो जाएगी। इट मीन्स टेम्परेचर 0 तो ऊपर भी हो सकता। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਫਿਰ 1080 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਆਈਸ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਦੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ। तो ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ 100 ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀਟ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਣਾ m c ਮਤਲਬ 1 ਕੈਲੋਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ 100 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੀਟ ਲਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਈਸ ਨੂੰ। तो आइस ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਆਈਸ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ टेम्परेचर 0 तो थीटा हो जाना है। तो m गेम जो बाहर हो गया तो 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू 80 प्लस थीटा है नहीं, ये आइस मेल्ट हो गया ना, ये आइस ਨੂੰ ਹੀਟ ਮਿਲੀ ਹੋਗੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ 0.5 ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਜੇ ਆਈਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -10 ਤੋਂ 0 ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਈਸ ਰਹੀ। ये तो आइस मेल्ट हो चुकी है ना, पानी बन गई। आ बन गया, इधर तो जाओ 20 इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री। समझ आई गल। ते 10 नाल कितना फिर सोचोगे सेकंड पार्ट, क्योंकि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਮੰਨ ਕੇ ਰਫ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 10 80 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਆਈਸ ਨਹੀਂ ਮੈਲਟ ਹੋਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾर्ट ਚ 0 डिग्री सेल्सियस। और ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ mc 100 minus 0 is equal to तो small m lf ਇਹਦਾ ਬਣੇਗਾ। पता लगा है कि लिखे मैं तो है ना। तो दस सकते हैं 100 m by 80 तो पूरी आइस मेल्ट नहीं होएगी, सिर्फ इतनी होएगी। लास्ट की रह गया और अक्षिमा पे तो करिए 1 by 10 1/8 हाँ हाँ गड़बड़ करके ना पुत्र अपन आ टेम्परेचर 10 यूज करना पैना ना, आ 10 है सेकंड पार्ट ਇਹਨੂੰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। लास्ट पढ़ो। A closed thermally insulated vessel contains 100 gram of water at 0 degree Celsius. If the air from this vessel is rapidly pumped out, intensive evaporation will produce cooling
पर ये रैपिड है ना, ये एडियाबैटिक कंसेप्ट बन गया। हाँ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ क्रॉस नहीं करना, स्टार कर लो कि ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਸੈਪਟ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜੁੜ